जैसे युग पीछे मुड़ता है उसकी सांसें वहीं पर थम जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यामिनी, जो कुछ देर पहले कुएं की पायरी पर बैठकर उससे बातें कर रही थी, वो अचानक से गायब हो गई थी। वो सारे जुगनू भी आसमान में कहीं गायब हो गए थे जिनसे कुछ देर पहले कुएं के पास रोशनी छाई हुई थी। अब वहां पर घना अंधेरा छाया हुआ था। युग खुद से बौखलाहट के साथ कहता है, अरे ये यामिनी कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पर थी। इतना कहकर युग अभिमन्यु का हाथ छोड़ता है और तेजी के साथ अपने कदम कुएं की ओर बढ़ाते हुए यामिनी को ढूंढने लग जाता है। युग कुएं के आसपास वहां पर लगी झाड़ियों में यामिनी को ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती है। युग परेशान हो जाता है। वो सोचने लग जाता है, यामिनी इतनी जल्दी कहां पर जा सकती है? अभी थोड़ी देर पहले तो मुझसे बातें कर रही थी। अभिमन्यु नशे में कहता है, अरे ये तो क्या यहाँ वहां पर देख रहा है? युग अभी भी अपने दाएं बाएं देखते हुए कहता है, यामिनी यार, यामिनी को ढूंढ रहा हूं। वो अभी यहीं पर थी, पता नहीं कहां चली गई। अभिमन्यु युग की बातें सुनकर हंसने लग जाता है और हंसते हुए कहता है, यार तुझे तो दारू की सिर्फ गंध से ही चढ़ जाती है। तब पता नहीं क्या होगा जब तू पीना शुरू करेगा। पी मैंने है लेकिन चढ़ तुझे रही है। तुझे यहाँ पर कहाँ यामिनी दिख रही है? और तू ही बता, वो यहाँ पर कहाँ से आ जाएगी, वो भी इतनी रात में? मुझे तो लग रहा है तुझे ना यामिनी से प्यार हो गया है। प्यार में ही अक्सर ऐसा होता है, जो लोग हमारे सामने नहीं भी होते हैं वो हमें दिखते हैं और हम उनसे बातें करते हैं। युग गुस्से से बोलता है, मुझे यामिनी से कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है। मुझे किसी से प्यार नहीं है। मुझे सिर्फ अपने आप से प्यार है, समझा तू? अभिमन्यु फिर नशे में कहता है, अक्सर प्यार में पड़ने वाले यही बोलते हैं कि उन्हें प्यार नहीं हुआ है, पर धीरे धीरे वो खुद इस सच्चाई को अपनाने लग जाते हैं। अभिमन्यु ये प्यार मोहब्बत की बातें ना करे, इसलिए युग टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है, ये सब छोड़ और ये बता तूने इतनी पी क्यों है? और कछुआ कायर कहाँ पर है? यहाँ पर यक्षिणी को लेकर इतनी टेंशन है और तुम तीनों की कार्यक्रम करके आ रहे हो। अभिमन्यु नशे में अपनी जगह पर यहाँ वहां हिलते हुए कहता है, उन दोनों को यहाँ पर लाने के लिए तो मुझे पीना पड़ा। युग मुंह बनाते हुए कहता है, उन दोनों को यहाँ पर लाने के लिए पीना पड़ा मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये यार, तू तो जानता ही है ये कछुआ कितना डरपोक है। जब मैंने कोठी में उसे बताया था ना कि यदि हम यक्षिणी के अभिशाप का पता करेंगे तो हमारी जान को भी खतरा है, तो बस वो तो तब से ही डरने लग गया। और ये बात रास्ते में उसने बताई, ये बोलकर कि मैं ग्रेवयार्ड कोठी नहीं जा रहा, अपने घर जाऊंगा। उसका देखा देखी ये कायर भी डरने लग गया। दोनों ही यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं थे। फिर क्या करता मैं? मुझे पता था इनका डर कैसे भगाना है। दोनों को बाटली के अंदर उतारा और ले आया यहाँ पर। तो अभी कहाँ पर हैं ये दोनों? दिख क्यों नहीं रहे हैं? अरे दिखेंगे कैसे, दोनों को फट्टे तक पिलाई है मैंने। आते से ही पसर गए हैं कोठी के अंदर। चल अब मुझे भी पसरना है, मुझे भी नींद आ रही है। युग अपने आसपास देखते हुए कहता है, पर यार वो यामिनी। अभिमन्यु युग की बात को काटते हुए कहता है, छोड़ ना यार उस यामिनी को, जब से उसी के गुणगान कर रहा है। तुझे पता है तेरी जिंदगी पर ना दो लड़कियों ने अपना हक जमा लिया है। पहली है वो यक्षिणी और दूसरी है ये यामिनी। जब देखो इन दोनों के नाम की माला जपते रहता है। इस बीच तो हमारी शालिनी भाभी को तो भूल ही गया है। युग गुस्से से कहता है, तुझे कितनी बार बोला उसे भाभी मत बोला कर। अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, समझा तू? वो मेरा गुजरा हुआ कल है और कुछ नहीं। तुझे नींद आ रही थी ना, चल फिर, वरना पता नहीं और क्या क्या बकवास करेगा नशे में। इतना कहकर युग अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की ओर बढ़ाने लग जाता है। अभिमन्यु भी नशे में यहाँ से वहां लहराते हुए युग के पीछे पीछे जाने लग जाता है। सुबह हो गई थी। सुबह के 7 बज रहे थे और इस तरफ रोंग का मुचा गांव में हवेली के अंदर दिलीप हॉल में एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा हुआ था और गर्मा गर्म चाय पी रहा था। उसके सामने ही एक टेबल रखी हुई थी जिसके ऊपर एक प्लेट में करीब 10-12 बिस्किट रखे हुए थे। उससे कुछ दूरी पर ही रजनी और जानकी भी खड़ी हुई थी, जिनके हाथ में चाय के कप थे। अमोदिता भी वहीं पर खड़ी थी, जिसकी नजर दिलीप के सामने रखे टेबल के ऊपर बिस्किट पर थी। वो मनी मन ये सोच रही थी कि कब दिलीप वहां से उठे और वो बिस्कुट को खाने के लिए टूट पड़े। हवेली के अंदर अक्सर यही होता था, जो भी खाने की चीज घर में बनती थी या बाहर से आती थी, पहले दिलीप को दी जाती थी और यदि उसके खाने के बाद कुछ बचता था तो घर के बाकी सदस्यों को दिया जाता था। रजनी धीरे से फुसफुसाते हुए, ताकि दिलीप को उसकी बातें सुनाई न दे, जानकी से कहती है, भाभी आप भैया से पूछिए ना, मेरी तो पूछने की हिम्मत नहीं है। आप तो जानती हैं मुझे भैया से कितना डर लगता है। जानकी भी फुसफुसाते हुए जवाब देती है, हाँ पूछती हूँ रजनी, रुक थोड़ी देर।
कुछ ही देर में दिलीप चाय पी लेता है और कप टेबल पर रखने जाता है। दिलीप टेबल के ऊपर कप रख पाता उससे पहले ही जानकी वहां पर आ जाती है और उसके हाथ में से कप पकड़ लेती है। जानकी मन ही मन सोचती है, यही सही मौका है इनसे पूछने का। जानकी हिचकिचाते हुए कहती है, वो एजी, मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। दिलीप कठोर स्वर में जवाब देता है, हाँ बोल, क्या पूछना है तुझे? वो एजी, सुदेश को गए हुए 2 दिन हो गए पर वो अब तक आया नहीं। आपने उसे कहाँ पर भेजा है? कुछ खबर ही नहीं है उसकी, फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे तो फिक्र हो रही है, वो ठीक तो है ना? तुझे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आ जाएगा वो। मैंने उसे एक बहुत जरूरी काम के लिए भेजा है, उसे पूरा करके ही आएगा वो। जानकी झट से दिलीप के ऊपर अगला सवाल ताक देती है, आपने उसे कौन से ऐसे जरूरी काम के लिए भेज दिया जी कि उसे आने में इतनी देर हो गई है? दिलीप गुस्से से कहता है, अब तू मुझसे सवाल पर सवाल पूछेगी? तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? कहा ना मैंने, जरूरी काम से भेजा है तो जरूरी काम से भेजा, और वो जरूरी काम मैं तुझे बताना जरूरी नहीं समझता। दिलीप का गुस्सा देखकर जानकी पीछे हट जाती है और इसके आगे एक शब्द भी नहीं बोलती है। हमारे भारत में अक्सर पुरुषों का गुस्सा देखकर स्त्रियां चुप हो जाती हैं, इसलिए नहीं कि वो कमजोर हैं या पलटकर जवाब नहीं दे सकती, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। अगर जंगल में दोनों ही तरफ से आग लग जाए तो जंगल पूरा जल जाता है। इसलिए बेहतर है अगर एक आग लगाने का काम कर रहा है तो एक उसे बुझाने का काम करे। दिलीप का गुस्सा देखकर रजनी भी घबरा जाती है। सुदेश के बारे में बातें हो रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और सुदेश वहां पर आ जाता है। सुदेश ने अपने हाथों में काला बैग पकड़ा हुआ था। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नींद पूरी नहीं हुई हो। सुदेश की दाईं आंख के नीचे सफेद पट्टी बंधी हुई थी। देखने से लग रहा था कि उसे चोट आई थी। सुदेश को वहां पर देखकर जानकी खुश हो जाती है, पर अगले ही पल सुदेश की आंख के पास की सफेद पट्टी देखकर उसकी खुशी परेशानी में बदल जाती है। वो घबराते हुए पूछती है, सुदेश, ये तेरी आंख के पास चोट कैसे लगी? जानकी का सवाल सुनकर सुदेश भी घबरा जाता है और कुछ जवाब नहीं देता है। जानकी सुदेश पर दबाव बनाते हुए पूछती है, अरे बता, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, ये चोट कैसी लगी तुझे? सुदेश अपनी चोट पर हाथ फेरते हुए कहता है, वो दीदी, मेरा ना एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। ये बात सुनकर रजनी भी घबरा जाती है और जानबूझकर अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए नाटक करते हुए कहती है, आपको ज्यादा तो नहीं लगी ना जी? और कैसे हो गया एक्सीडेंट? आप देखकर गाड़ी नहीं चला रहे थे क्या? सुदेश जवाब देता है, नहीं रजनी, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, बस यही हल्की सी चोट है। डॉक्टर ने कहा 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। सुदेश के फेस के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहा था। जानकी और रजनी उससे कोई और सवाल ना पूछ ले, इसलिए वो सीधे दिलीप के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। दिलीप अपनी बुलंद आवाज में कहता है, काम हो गया? सुदेश जवाब देता है, हाँ जीजा जी, काम हो गया है। सुदेश की ये बात सुनकर दिलीप खुश हो जाता है। सुदेश ने अपने हाथ में जो काला बैग पकड़ा हुआ था वो दिलीप को दिखाते हुए कहता है, वो मायाधारी जी ने ये। सुदेश अपनी बात पूरी करता उससे पहले दिलीप उसे टोकते हुए गुस्से से कहता है, चुप, एकदम चुप। सुदेश चुप हो जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसे मायाधारी का नाम सबके सामने नहीं लेना चाहिए था। दिलीप कुर्सी पर से उठते हुए कहता है, अंदर चल मेरे साथ। इतना कहकर दिलीप अपने कमरे की तरफ जाने लग जाता है। सुदेश भी दिलीप के पीछे पीछे जाने लग जाता है। दोनों एक कमरे के अंदर जाते हैं और दरवाजा अंदर से लॉक कर देते हैं। रजनी दिलीप और सुदेश को देखते हुए मन ही मन सोचती है, आखिर ऐसी क्या बात है जो इस दिलीप ने सुदेश को सबके सामने बताने से रोक दी और कमरे के अंदर ले गया। खैर, जो भी बात हो उसका पता तो मैं लगा ही लूंगी। आखिर एक सौदाइन हूं मैं, और सौदाइनों से कोई कुछ छुपा नहीं सकता। इस तरफ कमरे के अंदर दिलीप सुदेश पर आग बबूला हो रहा था। दिलीप सुदेश पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुझे मना किया था ना मायाधारी जी का नाम सबके सामने मत लेना, फिर क्यों लिया? सुदेश अपनी गलती मानते हुए कहता है, गलती से हो गया जीजा जी, माफ कर दीजिए, मैं भूल गया था। दिलीप को पता था सुदेश को समझाने का कोई मतलब नहीं है, उसके पेट में कोई बात नहीं पचती है। सुदेश के पीछे सिर खपाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है, चल छोड़ और ये बता, क्या बोला है मायाधारी जी ने? उस यक्षिणी से छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें? और तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? रास्ता भटक गया था क्या? दिलीप के इतने सारे सवाल वो भी एक साथ सुनकर सुदेश घबराने लग जाता है। उसके माथे पर पसीना आने लगता है। सुदेश के चेहरे की ये परेशानी दिलीप पढ़ लेता है और कहता है, तू घबरा क्यों रहा है? बता ना, इतना वक्त क्यों लगा दिया? रास्ता भटक गया था क्या? सुदेश दिलीप से झूठ बोलते हुए कहता है,
नहीं नहीं जीजा जी, भला मैं रास्ता कैसे भटक सकता हूँ? मैं तो अच्छे अच्छों को रास्ता बताता हूँ। इतना कहकर सुदेश उस पल को याद करने लग जाता है जब वो मायाधारी के पास जाने के लिए निकला था और रास्ता भटक गया था। उस दिन शाम के 7 बज रहे थे और अंधेरा होने लगा था। सुदेश अपनी कार में था और मेहंदी पथार शहर से 800 किलोमीटर दूर बंगाल के मायापुर शहर पहुंच गया था। सुदेश जब से मेहंदी पथार निकला था वो सिर्फ एक ही जगह खाने पीने के लिए रुका था और वो था रायगंज। उसके बाद वो कहीं भी नहीं रुका था। वो लगातार कार ड्राइव करते जा रहा था। ड्राइव करते करते वो बहुत थक गया था, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसे जल्द से जल्द मायाधारी के पास पहुंचना था। सुदेश बंगाल के मायापुर शहर पहुंच तो गया था, पर आगे का रास्ता भूल गया था। सुदेश ड्राइव करते हुए अपना सिर खुजाते हुए खुद से कहता है, ये मायापुर तो पहुंच गया मैं, पर आगे कहाँ जाना है कुछ समझ नहीं आ रहा। चंद्रोदय मंदिर भी पीछे निकल गया, हुगली नदी भी क्रॉस कर ली, फिर ये मायाधारी जी की गुफा अब तक क्यों नहीं दिखी मुझे? जीजा जी ने यही तो बोला था कि हुगली नदी पार करने के बाद ही मायाधारी जी की गुफा पड़ती है, फिर मुझे दिख क्यों नहीं रही? गूगल मैप में मायाधारी जी की गुफा का एड्रेस भी नहीं डाला कि वहां से देख लूं मैं। यही सब बार बार सोचते हुए सुदेश कार ड्राइव कर रहा था। सुदेश जैसे जैसे कार ड्राइव करके आगे बढ़ता जा रहा था, अंधेरा बढ़ने के साथ साथ सड़क पर सन्नाटा भी बढ़ता जा रहा था। सुदेश जिस रोड पर था उसके दोनों ओर घने जंगल के सिवा कुछ और नहीं था। उसे पिछले आधे घंटे से एक भी इंसान दिखाई नहीं दिया था। अब सुदेश के अंदर का डर बढ़ने लग गया था। उसका डर इतना बढ़ जाता है कि वो मायाधारी के पास जाने का फैसला बदल देता है। सुदेश कार वापस से रिवर्स लेने के लिए स्टीयरिंग घुमाने ही वाला था कि तभी उसके मन में दिलीप का ख्याल आता है और वो सोचता है कि अगर ऐसे मायाधारी जी से बिना मिले ही चला गया तो जीजा जी छोड़ेंगे नहीं मुझे। वैसे ही घर जवाई कामचोर निकम्मा बोल बोल कर ताने देते रहते हैं, ऐसे बिना मिले नहीं जा सकता। मुझे मायाधारी जी से मिलकर ही जाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, जीजा जी को ही फोन करके पूछ लेता हूँ एड्रेस। बोल दूंगा कि गलती हो गई थी सुनने में, प्लीज बता दीजिए इसके आगे किधर साइड जाना है। इतना कहकर सुदेश अपनी जेब में से मोबाइल निकालने लग जाता है। सुदेश अपने मोबाइल की स्क्रीन देखते हुए कहता है, अरे ये तो स्विच ऑफ हो गया। कैसे नहीं होगा, मैप जो चालू रख दिया था। सुदेश कार में देखता है कि कार चार्जर नहीं था मोबाइल चार्ज करने के लिए। सुदेश खुद से कहता है, अच्छा हुआ पावर बैंक साथ में रखा है, वरना एक और परेशानी खड़ी हो जाती। सुदेश कार को वहीं पर रोक देता है और उसके बगल में रखे काले बैग जिसे वो अपने साथ लेकर घर से आया था उसे खोलने लग जाता है। जैसे ही वो अपने बैग की चेन खोलता है उसकी नजर उसके बैग के अंदर रखी उस पोटली पर जाती है जो उसे दिलीप ने मायाधारी को देने के लिए दी थी। सुदेश उस पोटली को बैग में से निकालकर उसको सामने ही कार के डैशबोर्ड पर रख देता है जहां पर एयर फ्रेशनर रखे होते हैं। सुदेश को उसे उसके बैग के अंदर पावर बैंक मिल जाता है और वो अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा देता है। जैसे ही वो अपना मोबाइल पावर बैंक से लगाता है उसे लगता है कि जो पोटली उसने अभी अभी कार के डैशबोर्ड के ऊपर रखी थी उसके अंदर मूवमेंट हुआ हो। सुदेश को लगता है कि ये उसका वहम है, इसलिए वो इस बात पर ध्यान नहीं देता है और कार वापस से चालू करने लग जाता है। सुदेश ने अभी कार स्टार्ट की ही थी कि तभी उसकी नजर फिर उस पोटली पर पड़ती है और वो देखता है कि उस छोटी सी पोटली के अंदर सही में मूवमेंट हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस पोटली के अंदर कुछ था जो बाहर आने के लिए मचल रहा था। सुदेश डरते हुए कहता है, इस पोटली के अंदर क्या है और ये अपने आप अचानक से हिलने कैसे लग गई? सदियों से है